आया क्या? अपने फोन में देखो आया क्या? हेलो एवरीवन, आई एम शेल और मैं आपकी नई एजुकेटर हूँ CSI नेट लाइफ साइंस कैटेगरी में। और आज हम बात करेंगे कि CSI नेट लाइफ साइंस कब होगा और टिप्स और ट्रिक्स क्या है इसे क्वालिफाई करने के लिए। उससे पहले क्या मैं आप सबको दिख रही हूँ? थोड़ा मुझे बोलेंगे एक बार, एक मैसेज करेंगे मुझे, क्या मैं लाइव दिख रही हूँ? क्या मैं लाइव दिख रही हूँ आप सबको? क्या मैं लाइव दिख रही हूँ? तो अब हम बात करेंगे कि CSI नेट लाइफ साइंस की एक्सपेक्टेड डेट क्या है और वो टिप्स और ट्रिक्स क्या है जिससे कि आप ये एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या मैं आप लोगों को दिख रही हूँ? क्या आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं? यस, मैं दिख रही हूँ। ओके, थैंक यू। तो चलिए तो हम बात करते हैं CSI नेट लाइफ एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, मेरा लॉन्च वीडियो था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मेरा वो वीडियो इतना अच्छा नहीं जा पाया। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है शेल कुमारी झा और मैं आपकी नई एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे CSI नेट लाइफ साइंस कैटेगरी में। और आज से मेरी अनअकैडमी पे जर्नी स्टार्ट हुई है और हम आज से मिल के कोशिश करेंगे कि ये एग्ज़ाम किस तरह से हम क्वालिफाई कर सकें। CSI नेट लाइफ साइंस एग्ज़ाम कहने के लिए अगर बोला जाए तो इज़ वन ऑफ द मोस्ट, बोल सकते हैं टफ एग्ज़ाम है इंडिया का, बहुत टफ एग्ज़ाम है, टॉप मोस्ट रेटिंग है इसकी टफ होने में। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। लेकिन मेरे हिसाब से जितना भी टफ एग्ज़ाम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसे अगर हम ये 4 स्टेप्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसे अगर फॉलो करें तो वो आसानी से हम क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है मेरे हिसाब से प्लानिंग मतलब आप क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। मतलब आपको सबसे पहले तो प्लानिंग में सिलेबस देखना होगा कि सिलेबस क्या है। तो हम जानते हैं कि CSI नेट लाइफ साइंस के लिए 13 यूनिट्स है सिलेबस में। तो इस सिलेबस में 13 यूनिट्स में से क्या इंपॉर्टेंट है, कितना हमको पढ़ना है, क्योंकि हमें सब नहीं पढ़ना है। जैसे कि आप जानते हैं जो कि पैटर्न है CSI नेट लाइफ साइंस का, उसमें क्या है, सब नहीं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने पड़ते हैं। वो अभी हम देखेंगे कि पैटर्न कैसे CSI नेट का है। तो उसमें सब नहीं पढ़ना है हमको। तो क्योंकि सब आंसर भी नहीं करना है, इसलिए सब पढ़ना भी नहीं है हमें। जैसे कि हमारा ग्रुप कैटेगरी जो हमारा सेक्शन A है, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं? 20 में से हमें आंसर कितना करना पड़ता है? ओनली 15। सेक्शन B में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 50। उसमें से आंसर कितना करना पड़ता है? 35। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर करना कम है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। तो हमें ये देखना है कि सिलेबस क्या है, उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, प्लस हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को कुछ देख के एक पैटर्न बनाएंगे। मतलब कि हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लेंगे ना, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं, उसका पैटर्न देखना पड़ेगा। क्योंकि समझ लीजिए 2019 में जून में क्या आया था, दिसंबर में किन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस किया गया था, 2020 में किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस किया गया था। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि क्या एक पैटर्न है स्पेसिफिकली, तो इसे हम प्लानिंग में लाएंगे। देन नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि अभी एग्ज़ाम कब होने वाला है किसी को पता नहीं है। हम सब
डिलेमा में हैं। तो ये डिलेमा का मतलब ये नहीं कि अब हम पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, आराम करेंगे कि हाँ कुछ दिन में होने वाला है, कुछ दिन होगा, बाद में होगा, देखा जाएगा। हमें हमारे ड्रीम के लिए पर डे स्टेप्स लेना पड़ेगा। तो वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। एक टॉपिक डेली डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये पढ़ना है, यहाँ से प्रैक्टिस करना है। तो एक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आती है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क मतलब आप सब जानते होंगे लाइफ साइंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे याद रखना पड़ता है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स, देन आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस। तो ऐसा क्या हम करें कि ये चीज़ें हमें आसानी से याद भी हो जाएं, प्लस एग्जाम में हमें याद भी आए। जैसे कि आप बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ डिफरेंट फाइटोहॉर्मोन्स। फाइटोहॉर्मोन्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे कि ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस में क्या करता है, जिबरलिन क्या करता है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है। तो ऐसा क्या करें कि हम इन्हें आसानी से याद रख सकें और एग्जाम में याद भी आए। देन नेक्स्ट है गाइडेंस। गाइडेंस में क्या है, तो गाइडेंस के लिए हम सब हैं आपके साथ। आपको कंटिन्यूसली हम गाइड करेंगे, आपको हमारे साथ बने रहना है। सारे वीडियोस जो भी लाइव आएंगे या अपलोड होंगे उसे देखना है और अपनी पढ़ाई को ठीक से करना है, डाउट्स हमसे पूछना है। प्लस हम कनेक्टेड रहेंगे टेलीग्राम चैनल पे भी। तो इस तरह से हम आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे। देन देख लेते हैं कौन कौन तो इस तरह से हम लोग ये 4 पिलर्स अगर हम अपना स्ट्रॉन्ग करें तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेट्स कम टू द टॉपिक दैट इज कब होगा एग्जाम। CSI नेट लाइफ साइंस की एग्जाम कब होगी। तो ये एग्जाम होने के चांसेस ज़्यादातर मुझे लग रहा है नवंबर में ही होंगे, लास्ट टाइम की तरह, क्योंकि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, कोविड की सिचुएशन है। देन ब्लैक फंगस, फिर कल ही एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें वाइट फंगस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो गवर्नमेंट अभी कोई भी रिस्क नहीं लेगी। तो अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी, फॉर्म फिलअप होगा, ये सब अभी नहीं होने वाला है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ अगस्त एग्जाम की नोटिफिकेशन आ सकती है, फॉर्म फिलअप का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, एंड मे बी नवंबर दिसंबर भी हो सकता है एग्जाम के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, हम आराम से पढ़ेंगे। आपने अगर पहले से पूरा प्रिपेयर किया था जून के एग्जाम के लिए, तो यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स। अगर आपने पहले से जून के लिए प्रिपेयर आधा थोड़ा बहुत किया था, तो यू हैव टू कंप्लीट योर प्रिपरेशंस। एंड अगर आप फ्रेशर हैं, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए तो अभी बहुत सारा टाइम है। तो अगर आपने पहले से सब प्रिपेयर कर लिया था जून के लिए, तो आपको अभी क्या करना होगा, तो आप करेंगे क्या, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे मॉक एग्जाम्स दे सकते हैं, और जो चीज़ें आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगती हैं उसे आप ब्रश अप कर सकते हैं। देन जिन्होंने स्टार्ट किया था फ्रेश, उनके लिए तो बहुत सारा टाइम है अभी, तो आप आराम से अपना एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाइए, अपने हिसाब से एक एक चीज़ों को आप आगे लेके जाइए। एंड जिन्होंने थोड़ा बहुत करके रखा था उन्हें भी कंप्लीशन के लिए टाइम मिला है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आराम से प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिला है। ओके, नेक्स्ट अब हम वो टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा फॉर श्योर ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। यही टिप्स और ट्रिक्स मुझे भी हेल्प किए थे, तो आपको भी हेल्प करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जिसे आपको ध्यान में रखना है वो है यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम दोज 13 यूनिट्स विच यू कैन कवर। दैट इज, आपको पहले तो ये देखना है कि BSc और MSc में आपने कौन से टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा था। मतलब जैसे कि समझ लीजिए मैंने BSc में रेप्लिकेशन ऑफ DNA अच्छे से पढ़ा था, तो मुझे रेप्लिकेशन ऑफ DNA में बहुत सारी चीज़ों के बारे में आता है। तो रेप्लिकेशन ऑफ DNA मैं क्या करूँगी, मैं उसे अपने बेस्ट टॉपिक्स के लिस्ट में रख दूंगी कि हाँ मैंने ये BSc MSc में अच्छे से पढ़ा था। देन फॉर एग्जांपल मैंने एपोप्टोसिस इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे भी इस टॉपिक में डालूंगी, अपने लिस्ट में डालूंगी पढ़ने के। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम ना अच्छे से पढ़ा था, ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे इस लिस्ट में नहीं डालूंगी। तो हमें उन टॉपिक्स को हमारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में डालना है। हमारा जो लिस्ट होगा उसमें वो टॉपिक्स होंगे आपने जिसे MSc और BSc में अच्छे से पढ़ा है, जिसमें आपका अच्छा इंटरेस्ट है, एंड जो इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट कैसे पता चलेगा,
तो आज शाम को 5 बजे मैं फिर लाइव आऊँगी और उस समय मैं आपसे बात करूँगी जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, पैटर्न क्या है, क्या क्या टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना ज़रूरी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आप अपना एक लिस्ट बना सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये पहला काम है, लिस्ट बनाना कि क्या क्या पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है पहले से जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नॉट मेनी बट देन ऑल्सो आप 2018, 19 और 20, तो 2018 जून और दिसंबर, देन 19 का जून एंड दिसंबर एंड 2020 का नवंबर एग्जाम जो हुआ था लास्ट ईयर, ये 5 पेपर्स आप एक बार देख लीजिए। कैसे देखेंगे? आप बस देखिए कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। या तो आप लिस्ट बना सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नहीं तो आप बस देख के एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हैं कि एक्चुअली में कहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने अब देखा तो मैंने ये पाया कि समझ लीजिए A, B एंड Z DNA, जो 3 टाइप्स ऑफ DNA है, इसका लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। देन एक और मैंने देखा है कि जैसे कि फाइलोजेनेटिक ट्री, फेनेटिक्स, ये चीज़ें बहुत बार पूछी गई हैं, तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तो इस तरह से मैंने देख लिया है कि पैटर्न क्या है क्वेश्चंस का, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपना एक लिस्ट बनाया। आप सब अपना एक लिस्ट बनाइए कि हमें पढ़ना क्या है। तो अभी तक की बातें क्लियर हुई? ये इस तरह से हमें, ये पहला पॉइंट है जिसके बारे में हमें जानना होगा सही से। देन सेकेंड, क्योंकि हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है इसलिए हमें नर्वस भी नहीं होना है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्शन ए में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 20 और हमें पढ़ने कितने हैं, एग्जाम में देना कितना है, ओनली 15। सेक्शन बी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज कितने हैं, 50, हमें अटेम्प्ट करना कितना है, 35। उसी तरह से सेक्शन सी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें देना है 75, लेकिन अटेम्प्ट करना कितना है, 25। तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जितने, उनमें से हमें अटेम्प्ट करना है काफ़ी कम अमाउंट में। तो बस हमें ये दिमाग में अगर बात रहेगी तो हमें नर्वसनेस नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी देखा है कि वो बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं लेंथ ऑफ क्वेश्चंस देख के, क्योंकि सेक्शन सी में बहुत लेंथी क्वेश्चंस आते हैं। जो डायग्राम्स होते हैं वो थोड़े डरावने बनाए जाते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं, बहुत ईजी होते हैं, हम एग्जाम्पल देखेंगे। प्लस वो बुक्स का मोटाई देख के या देख के कि हम इतना कैसे पढ़ सकते हैं, इतने पेजेस कैसे पढ़ सकते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं। लेकिन नर्वस होने की, डरने की कोई बात नहीं है। कुछ एक बुक्स के लिस्ट होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप कंटिन्यूसली फॉलो कीजिए। और जब भी फॉलो करना है बुक्स को, तो उसके लिए 2 पैटर्न है। सबसे पहला पैटर्न ये है कि आप या तो पहले किसी वीडियो को देखिए। जब आप जिसको भी फॉलो करते हैं, जिस पे भी आपको ट्रस्ट है, आप यूट्यूब पे जा सकते हैं या अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं, या मेरे वीडियो या जिसके वीडियो पे आपको ट्रस्ट है, एक बार वो वीडियो उस टॉपिक का देख लीजिए पहले या तो, एंड फिर उस बुक से रीडिंग कीजिए, क्योंकि उस वीडियो में ऑफकोर्स उन्होंने रेफरेंस बुक बता दिया होगा। नहीं तो आप जान सकते हैं कि वो कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, कौन सी रेफरेंस बुक से पढ़ा रहे हैं। तो पहले आप क्या कीजिए, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, जिस पे आपको भरोसा है, उसके वीडियो को देखिए और उसके बाद उस रेफरेंस बुक से पढ़िए। भले आप पूरा ना पढ़ना चाहें तो उस वीडियो में जिस जिस पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है उन पैराग्राफ्स को सर्च करके पढ़ लीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर टाइम है और आपके पास इतना पेशेंस है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि वीडियो देखने के बाद आप उस चैप्टर को अच्छे से उस पर्टिकुलर रेफरेंस बुक से पढ़ लीजिए। जैसे कि हम बात करेंगे, जैसे मैं अभी आपको नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में DNA स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो DNA स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो DNA स्ट्रक्चर में फॉर एग्जाम्पल मैंने बात किया शुगर पकरिंग के बारे में, है ना। तो शुगर पकरिंग मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो शुगर पकरिंग जब अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बता दूंगी कि लेनिंजर के इस पेज में यहाँ पे है। तो अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ ये पढ़ लीजिए। नहीं तो DNA स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल आपने मेरा टॉपिक देखा, उसके बाद लेनिंजर में जाके पढ़ा, भले आप वॉटसन से ना पढ़ें, लेकिन लेनिंजर से पढ़ लीजिए या वॉटसन से पढ़ लीजिए, इस तरह से कीजिए। नहीं तो फिर आप पहले उस टॉपिक को पढ़ लीजिए और उसके बाद किसी का वीडियो देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो ये दोनों मेथड है किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए, क्योंकि आप हो सकता है आपने पढ़ा हो खुद से तो आपको कुछ डाउट्स रह गया हो, या हो सकता है आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस टॉपिक को देखा ही ना हो
जो कि उस वीडियो में प्रेजेंट किया गया है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो इस तरह से आप अगर वो वीडियो देख लेंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा उस टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट आइडिया मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अपने करियर में देखा है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मेरा एक शेल्फ है अलग से जहाँ पे हर एक टॉपिक का अच्छे से नोट बना हुआ है, डायरी में या लॉन्ग रजिस्टर्स में। तो आप नोट्स मेंटेन कीजिए, क्योंकि एग्जाम से पहले जब आप रिवीजन करेंगे ना तो वो मोटी बुक्स जैसे आप खोलेंगे ना, लेनिंजर की, वॉटसन की, डर लगेगा। अगर आप अपनी हैंडराइटिंग में सुंदर से डायरी या किसी मोटी बुक में लिख लेंगे ना तो आपको डर नहीं लगेगा। तो एक प्रॉपर नोट मेंटेन कीजिए, भले ही उसमें आपने डिटेल में ना लिखा हो, फिर भी आप उसमें हाइलाइट्स लिख सकते हैं। सुंदर से लिखिए, अच्छे से सजा के लिखिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आगे जाके जब भी खुलेगा चैप्टर के लिए रिवीजन करेंगे आप, तो आपको आसानी पड़ेगी। यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड आफ्टरनून। ओके, नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस तो हमें कम अटेम्प्ट करना है, उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हमें ध्यान देना है। जैसे कि एलएस के लिए मेरे एक्सपीरियंस से आप अगर टोटल मार्क्स में से 105 से 110 के बीच में आ जाते हैं तो एलएस कंफर्म हो जाता है। जेआरएफ 120 के आसपास अगर आप रखते हैं तो जेआरएफ भी कंफर्म हो सकता है। तो हमें इन मार्क्स को टारगेट करना है। आपको एलएस चाहिए या जेआरएफ चाहिए, उसके बेसिस पे। प्लस हमें ये देखना है कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं, तो उन सेक्शंस के क्वेश्चंस के हिसाब से उन सेक्शंस पे ध्यान देना है। सेक्शन ए में जैसे आपको हो सकता है सेक्शन ए में प्रॉब्लम आती हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा मैथ्स है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, देन स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस आते हैं, स्पीड क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चंस। हो सकता है आपको इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हो। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मैं उसके पीछे भाग के टाइम वेस्ट ना करके इसमें कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ। अगर मुझे प्रॉब्लम है सेक्शन ए में, क्योंकि हम चांस ले सकते हैं सेक्शन ए के साथ में। देन सेक्शन बी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे कि 50 है और अटेम्प्ट आप कर सकते हैं 35। ओके, धीरेन्द्र यादव, यस, आपका 50 आया है, लेकिन आप आने वाले समय में आप अगर ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, तो आप ज़रूर अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। मैं श्योर हूँ इसके लिए, क्योंकि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मैं आगे बात करूँगी। तो आप पहले एक प्लानिंग कीजिए, उसके बाद अगर आप पढ़ाई करेंगे कंसिस्टेंटली तो हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो सेक्शन बी में एक्चुअली सेक्शन बी में ज़्यादा मेमोरी बेस्ड होता है, आपने देखा ही होगा, ज़्यादा मेमोरी बेस्ड, तो उसमें गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्यों ना हम सेक्शन बी में भी थोड़े कम ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। एंड सेक्शन सी होता है कि लोगों को डर बहुत लगता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डर लगता है सेक्शन सी से, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, मेरा एक्सपीरियंस और लोगों का एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि सेक्शन सी में बेसिकली ईजी क्वेश्चंस आते हैं। हम अभी देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि वो डरावना बनाते हैं सेक्शन सी, लेकिन एक्चुअली में सेक्शन सी बहुत ईजी है। उसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट काम आता है। इसीलिए ही जब भी आप पढ़ रहे हैं चैप्टर्स को वीडियो देख के या पढ़ने के बाद वीडियो देख रहे हैं, तो उसे रटना नहीं है, समझना है, उसका बेसिक समझना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सेक्शन सी के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, और रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, सेक्शन सी आसानी से हो जाएगा। हाँ, प्रिंसु तिवारी जी, पाथफाइंडर की बुक एक्चुअली थोड़ी सी प्रिसाइज है। मैं आपको टॉपिक बताऊंगी आने वाले स्लाइड्स में, कौन से टॉपिक्स आप डायरेक्टली पाथफाइंडर से पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पाथफाइंडर में डेवलपमेंटल बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, जैसे कि फ्लावरिंग पैटर्न इन अराबिडोप्सिस, देन क्रिप्टोक्रोम्स, देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, खास के मैंने देखा है, डर्सोवेंट्रल पोलैरिटी इन ड्रोसोफिला, जो आसानी से आप पाथफाइंडर से पढ़ सकते हैं। लेकिन पाथफाइंडर से अगर आप सब कुछ पढ़ेंगे तो तभी वो आपको हेल्प करेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, क्योंकि उसमें ना एक्चुअली मुझे लगता है थोड़ा समरी के फॉर्म में है, तो डिटेल में आपको पहले जानना होगा। हाँ, आप उससे पढ़ सकते हैं कुछ टॉपिक्स। मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूंगी कि किन टॉपिक्स को पाथफाइंडर से पढ़ा जा सकता है और किन्हें हम मेन रेफरेंस बुक्स जैसे कि लेनिंजर, वॉटसन और हार्पर, ब्रूस, ये सब से आप हमें पढ़ना होगा। तो ये हम डिसाइड करेंगे। जब भी मैं किसी टॉपिक को पढ़ाऊंगी मैं आपको श्योर बता दूंगी कि पाथफाइंडर से पढ़ा जा सकता है या नहीं। पाथफाइंडर बहुत अच्छी बुक है, कुछ टॉपिक्स के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ टॉपिक्स तभी आपको समझ आएगा जब आपको मेन चीज़ें पता होंगी।
तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सेक्शन सी में हमें सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेक्शन सी आसानी से हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप वहां पे ठीक कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप सेक्शन सी पे फोकस करें, बी को सेकेंड नंबर पे रखें, एंड ए अगर आप स्ट्रांग है तो ए सेकेंड नंबर पे रख सकते हैं, नहीं तो बी सेकेंड नंबर पे रखें। और बी में कम से कम अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेमोरी बेस्ड है बी में, और बी में भूल गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। तो बेटर है कि आप सेक्शन बी में कम फोकस करें, सी में ज़्यादा करें। मैं आपको अभी दिखाऊंगी आगे क्या क्या है उस बारे में। देन नेक्स्ट मेरे सजेशंस कुछ होंगे। सेकेंड तो हमारा प्लानिंग हो गया, हमें क्या क्या पढ़ना है, पैटर्न क्या है वो पता चल गया। देन हमारा सेक्शंस में कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, ये हो गया। सेकेंड, आपको क्या करना है, एक छोटी सी ही बुक नोट कॉपी आप सेपरेट एक बना लीजिए। अच्छी कॉपी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, देखने में सुंदर से उसमें लिखिए, ताकि उसको पढ़ने में मन लगे। उसमें आप क्या लिखेंगे, उसमें आप जब भी पढ़ाई करेंगे लिस्ट बनाते जाएंगे, जैसे कि नेम ऑफ द जीन्स इन्वॉल्व। किसी भी टॉपिक में कोई ऐसा आप पढ़ रहे हैं, कोई सा ऐसा पाथवे पढ़ रहे हैं जहाँ पे एक जीन का नाम है जिससे कि एक एंजाइम बन रहा है, वो जीन का नाम क्या है। देन आपको लिस्ट ऑफ एंजाइम्स उसमें लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है एग्जांपल्स है, एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, देन क्रेब्स साइकिल, देन लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो इस चैप्टर में तो बहुत सारे एंजाइम्स के लिस्ट है, आपको उन एंजाइम्स के लिस्ट उसमें लिखते जाने हैं। देन एंजाइम्स ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन इलॉन्गेशन टर्मिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इलॉन्गेशन टर्मिनेशन, ट्रांसलेशन इनिशिएशन इलॉन्गेशन टर्मिनेशन। तो ये टॉपिक्स का जो भी आपको एंजाइम का लिस्ट है, कंपेयर करके आप उस सेपरेट कॉपी में लिख सकते हैं कि यूकैरियोट में इनिशिएशन में कौन इन्वॉल्व था, प्रोकैरियोट में कौन था, रेप्लिकेशन के केस में, वैसे ट्रांसक्रिप्शन के केस में यूकैरियोट में कौन था, प्रोकैरियोट में कौन था। तो ऐसा आपको एक सेपरेट पतली कॉपी रेडी रखनी है जिसमें ये लिखना है, इन चीज़ों को लिखना है कि आप एग्जाम से पहले जस्ट उसको एक बार देख लें, सारा चीज़ आपके माइंड में फ्रेश हो जाए। क्योंकि ऐसे बहुत सारी जगहों पर आपको जीन के नाम मिलेंगे, एंजाइम्स का नाम मिलेगा, बहुत सारी जगहों पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, छोटी छोटी चीज़ें, इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग से निकल सकता है, सेक्शन भी गलत कर देंगे आप फिर। उसके बाद जैसे कि डीएनए रिपेयर का एंजाइम्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है मिसमैच रिपेयर। फॉर एग्जांपल मिसमैच रिपेयर में डीएनए मिथाइलेज एंड डीसीएम, मट-एच, मट-एल एंड मट-एस प्रोटीन्स, डीएनए हेलिकेज, एसएसबी एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। मैंने ये अपने नोट से निकाला है, ये वाला पॉइंट मैं जो आपको बोल रही हूँ ना, ये कॉपी ये मेरे पास भी है। उस कॉपी में मैंने डीएनए रिपेयर, मिसमैच रिपेयर के नीचे ये लिस्ट लिख दिया है। तो मुझे याद आ गया पॉइंट्स में देख के कि डीएनए मिथाइलेज डीएएम में क्या, मिसमैच रिपेयर में क्या होता है, पेरेंट स्ट्रैंड जो एक्ट्स एज अ टेम्पलेट टू सिंथेसाइज द डॉटर स्ट्रैंड। तो पेरेंट स्ट्रैंड को मिथाइलेट कर दिया जाता है ना, इसको बोलते हैं हेमी मिथाइलेटेड स्ट्रक्चर। तो ये जो डॉटर स्ट्रैंड है ये किससे बना, पेरेंट स्ट्रैंड से। तो ये जो पेरेंट स्ट्रैंड से बना, तो ये जो मिथाइलेट हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, डीएएम और डीसीएम की वजह से। तो ये मैंने इस तरह से लिस्ट अपनी कॉपी में बना के रखा था। आप भी ऐसा ही एक कॉपी बनाइए, ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी, ये मुझे भी बहुत हेल्प किया था, आपको भी बहुत हेल्प करेगा। ओके प्रिंसू जी, सिलेबस का पीडीएफ श्योर मैं आपको भेज दूंगी। आज शाम को 5 बजे जब और एक वीडियो आएगा मेरा, उसमें हम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के ही। तब हम उसमें मैं आपको सिलेबस बता दूंगी क्या क्या है, चैप्टर 13 क्या है। देयर आर टोटल 13 चैप्टर्स। एक मिनट, मेरे घर के नीचे थोड़ा सा कुछ फंक्शन चल रहा है तो कंटिन्यू करते हैं हम। तो आप ये कॉपी श्योर बनाइए, और ये कॉपी आपको श्योर हेल्प करेगी। और मैं सिलेबस शाम के 5 बजे का जो वीडियो है उसमें मैं जरूर बता दूंगी, आप उसमें से देख लेंगे। ओके नेक्स्ट,
अब हम देखते हैं कि उस कॉपी में आप और क्या लिख सकते हैं। जैसे कि आपको एक लिस्ट और बनाना होगा जिसमें फंक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स होंगे। ओके प्रिंसू जी, मैं आपको इस नंबर पे भेज दूंगी सिलेबस, नहीं तो आप गूगल में भी देख सकते हैं। टाइप करेंगे अगर सिलेबस ऑफ CSI नेट लाइफ साइंस तो आपको मिल जाएगा। 13 यूनिट्स है, आप उन 13 यूनिट्स को लिस्ट बना लीजिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप उसमें से निकाल सकते हैं। मैं आपको हेल्प करूंगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकालने में। नेक्स्ट, उस कॉपी में एंटीबायोटिक्स के लिस्ट भी जरूरी है। मैंने ये देखा है कि लास्ट फ्यू इयर्स क्वेश्चन पेपर्स, पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर्स में मैंने देखा है कि एंटीबायोटिक्स का फंक्शन बहुत पूछा जाता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इनका फंक्शन क्या है। तो आप जो अलग एक्सेप्टेड कॉपी बनाएंगे, सॉरी मेरे घर के नीचे थोड़ा सा फंक्शन चल रहा है तो वहां पे से आवाज आ गई, सॉरी, हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर्स में ये भी देखा है कि कुछ एंटीबायोटिक्स के फंक्शन का भी इम्पोर्टेंस है। तो आपको एक लिस्ट बनाना है उसी कॉपी में जिसमें इन्हें भी दिखना है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें उन कॉपी में आपको मेंटेन करना है। फिर मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे बनाया है अपनी कॉपी से, जिसमें मैंने हार्मोन का लिस्ट दिया है और उनके फंक्शंस। देखिए इस तरह से आप टेबल्स बना सकते हैं डिफरेंट उस कॉपी में। ये एक एग्जाम्पल है मेरी कॉपी से। ये इसमें देखिए मैंने दिया है बेटा प्रियंका राय, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। आज शाम को मैं श्योर 5 बजे इसी बारे में बात करूंगी कि बायोकेमिस्ट्री में से मैंने एक्चुअली पूरा लिस्ट बनाया है। शाम को 5 बजे मैं आपको बताऊंगी कहाँ से पढ़ना है। बेटा देखिए लेनिंजर और हार्पर, वॉइट, ये मैंने कुछ अच्छा देखा है। हार्पर और लेनिंजर आप फॉलो कीजिए। लेनिंजर से आपको डर श्योर लगेगा क्योंकि लेनिंजर में बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। फिर हार्पर मुझे बेटर लगता है कुछ टॉपिक्स के लिए, लेकिन हार्पर में क्या होता है ना, सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें ही हैं। लेकिन वॉइट, VOET, वो मुझे ठीक लगता है। तो आप लेनिंजर, वॉइट एंड हार्पर पे फॉलो मिला के कर सकते हैं। अब हर टॉपिक को एक बुक में ढूंढेंगे तो नहीं होगा। कुछ टॉपिक्स को रेफरेंस बुक्स में देख लीजिए, कुछ को पाथफाइंडर से देख लीजिए, कुछ वीडियोस से पढ़ लीजिए। तो इस तरह से मिला के आप पढ़ेंगे तो होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पूरा बिट बाय बिट मैं आज शाम को आपको बताऊंगी, डोंट वरी। आज शाम को 5 बजे हम मिलेंगे, सारा इस सब के बारे में हम बात करेंगे। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये मेरे कॉपी का ही एक एग्जाम्पल है। मैं इस तरह से पढ़ती थी जब मैं प्रिपेयर करती थी। देखिए यहाँ पे मैंने हार्मोन का लिस्ट बनाया है और उनके फंक्शंस को किस तरह से लिखा है शॉर्ट में, ताकि आसानी से मैं इसे याद रख सकूं एग्जाम के लिए। देखिए हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन, इसका डॉर्मेंसी में कुछ रोल नहीं है, लेकिन देखिए एब्सिजन में पॉजिटिव रोल है। मतलब क्या है, ये एब्सिजन करता है मैच्योर लीव्स में, लेकिन नेगेटिव रोल है यंग लीव्स में। मतलब ये प्रमोट करता है एब्सिजन मैच्योर लीव्स का। एब्सिजन मतलब फॉलिंग डाउन ऑफ द लीव्स, हम बात करेंगे जब पढ़ेंगे ये सब। लेकिन ये यंग लीव्स को एब्सिजन नहीं होने देता है। देन ऑक्सिन, इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एपिकल डोमिनेंस, मतलब ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। उसी तरह से देखिए जिबरलिन डोमिनेंसी को रिप्रेस करता है, डोमिनेंसी होने नहीं देता है। सेनेसेंस को लेकिन प्रमोट करता है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आप अगर ये वाला इस तरह से टेबल बनाते जाएंगे अपनी उस कॉपी में, रेफरेंस कॉपी में, तो ये आपको श्योर हेल्प करेगी आने वाले जब आप रिवाइज करेंगे एग्जाम के लिए तब। ओके, नेक्स्ट जैसे कि मैंने बताया सब कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ द स्मॉल टॉपिक्स कैन बी रेड फ्रॉम पाथफाइंडर ऑल्सो। यहाँ पे जैसे जिन्होंने पूछा था प्रिंसू तिवारी जी ने कि पाथफाइंडर से क्या क्या पढ़ा जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने दिया है एग्जाम्पल। जेनेटिक कंट्रोल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला, maternal effect genes, then segmentation genes, then homeotic selector genes, genetic control of vulvar development in C. elegans, genetic control of flower development in Arabidopsis, photoperiodism, then plant secondary metabolites। तो ये सब मैंने अपने टाइम में उन पाथफाइंडर से पढ़ के मैं आंसर कर पा रही थी। आप भी देखेंगे ऐसे कुछ टॉपिक्स आप पाथफाइंडर से पढ़ सकते हैं। देन इम्यूनोलॉजी भी मुझे लगता है पाथफाइंडर से पढ़ा जा सकता है। तो इम्यूनोलॉजी का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें अच्छे से दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। रेप्लिकेशन आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल तो नहीं, लेकिन आप वहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। तो कुछ टॉपिक्स आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, हम बात करेंगे इस बारे में। देन नेक्स्ट उसके बाद क्या,
हाँ प्रियंका राय जी, हाँ बायोकेमिस्ट्री हम बात करेंगे। टॉपिक्स बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम बायोकेमिस्ट्री का कवर करेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं बायोकेमिस्ट्री से डरते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें केमिस्ट्री के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आना ज़रूरी है। तो क्यों ना हम पढ़ने से पहले ही केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें कि वो हमें लाइफ साइंस में हेल्प करें। जैसे कि पीएच ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीकेए, पीकेबी, बफर सिस्टम। तो केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स हम पहले ही क्लियर कर लें ताकि हमें वो लाइफ साइंस में हेल्प करे। नहीं तो फिर लाइफ साइंस में जब हम ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट पे आएंगे हम केमिस्ट्री को फॉलो करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री भी ईजी हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप निकालिए और उसको पढ़िए। देन नेक्स्ट टिप है मेरा, जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको ऑप्शंस को चेक करना होता है और भले से आप उसका आंसर पूरा ना जानते हो, लेकिन हो सकता है कि आप ऑप्शंस में से कुछ जानते हो और 100% जानते हो तो आप आंसर कर सकते हैं। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, देखिए दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेजी आर गिवन बिलो। ऑटोफेजी ऑकर्स व्हेन सेल कंटेन्स एग्रीगेटेड प्रोटीन्स। तो अगर मैं एक स्टूडेंट होती और ऐसा क्वेश्चन मुझे मिलता तो मैं क्या करती वो मैं आपको बताती हूँ, और यहाँ पे कैसे एक ट्रिक यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हाँ बेटा प्रियंका राय जी, बॉन्ड्स, हाँ बॉन्ड्स पहले आपको पढ़ना ज़रूरी है बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले। बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, वैन डर वाल्स इंटरैक्शन। ये चीज़ें, ये 3-4 चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है, तभी हम आगे जा सकते हैं। तो जब भी हम बायोकेमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे पहले बॉन्ड पढ़ेंगे तभी हम आगे जा पाएंगे। तो इस तरह से कुछ चीज़ें पहले से पढ़ना ज़रूरी है केमिस्ट्री का, ताकि वो लाइफ साइंस में आपको हेल्प करे। तो फिर हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है दिसंबर 2019 का, और यहाँ पे मेरा ट्रिक है कि आप अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो उसमें उसके स्टेटमेंट्स, उसका जो ऑप्शन है उसको ध्यान दीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको उसका आंसर आया ही, आप ऑप्शंस को देख सकते हैं। हो सकता है आपको उनमें से कोई 2 ऑप्शन 100% पता हो और आप उसका गेस कर सकते हैं, एक गेस किया जा सकता है। बस मैं ये एक टिप दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको यूज़ करके गेस करेंगे, लेकिन किसी किसी पॉइंट पे गेस करना काम कर जाता है। तो कैसे इस टाइम पे गेस किया जाएगा, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे जैसे दे रही हूँ। सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेजी आर गिवन बिलो। तो दिसंबर 2019 में ये आया था। तो इसके स्टेटमेंट्स देखिए। ऑटोफेजी ऑकर्स व्हेन सेल कंटेन एग्रीगेटेड प्रोटीन्स। ऑटोफैगोसोम फ्यूज विथ एनी ऑर्गेनेल। Autophagosome is a single membrane structure. Then autophagosomes fuse with lysosomes to form autophagolysosome. देखिए मुझे ये टॉपिक के बारे में पता है एज अ स्टूडेंट। मैं अगर आपकी जगह पे होती तो क्या करती, मैंने ये पढ़ा है, लेकिन मुझे कुछ डाउट आ रहा है। क्या डाउट आ रहा है, देखिए ये वाले पॉइंट में मुझे कुछ डाउट आ रहा है कि वो सिंगल मेम्ब्रेन है या नहीं। तो मैं क्या करूँगी, मेरे हिसाब से मुझे ये वाला पॉइंट तो पक्का पता है कि ऑटोफैजी तभी होती है जब सेल में एग्रीगेटेड प्रोटीन्स होता है, और ऑटोफैगोसोम जब तक लाइसोसोम के साथ फ्यूज करके ऑटोफैगोलाइसोसोम नहीं बनाएगा तब तक वो किसी स्ट्रक्चर को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। लाइसोसोम के साथ फ्यूज करना ज़रूरी है। तो मुझे ये दोनों पॉइंट के बारे में पक्का पता है, लेकिन ये वाले के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, और मुझे ये श्योर है कि ये गलत है, क्योंकि वो किसी भी ऑर्गेनेल से फ्यूज नहीं करता है, उसका फिक्स्ड होता है। तो इसे ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे गैस कर सकती हूँ। देखिए मैं श्योर हूँ कि ए और डी पक्का सही है और बी जो है वो गलत है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये ए बी का ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि बी पक्का गलत है, मुझे पता है। बी एंड सी मैं डाउट में हूँ क्योंकि सी मुझे पता नहीं, तो हम इसको पक्का गलत नहीं करते हैं। देन सी एंड डी में भी सी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन डी तो पक्का सही है, तो ये भी श्योर नहीं है। लेकिन डी एंड ए ये ऑप्शन तो मुझे सही लग रहा है क्योंकि ए एंड डी में 100% श्योर हूँ, तो मैं इसको टिक कर दूंगी ए एंड डी। देखिए आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी ये ट्रिक काम कर सकती है कि ऑप्शंस को देखिए, हो सकता है वो ऑप्शंस ही आपको उसका सही आंसर बता दे। तो इस तरह से मैं अगर एक स्टूडेंट होती तो ए एंड डी यानी ऑप्शन 4 को टिक कर देती, और ये कहीं पे किसी पॉइंट पे मुझे हेल्प कर सकता है एज अ गेस। देन देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मैं शुरू से बोल रही हूँ कि पार्ट सी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन वो डरने की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि डरावने हैं, बड़े बड़े हैं, लेकिन वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिसंबर 2019 में क्वेश्चन नंबर दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया था। ये था क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, डिलीशन एनालिसिस ऑफ ए प्रमोटर रीजन ऑफ ए जीन। तो यहाँ पे देखिए ये जीन है,
ये वाला, और इसका डिलीशन एनालिसिस किया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं जानना है, सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि प्रमोटर क्या होता है और रेगुलेटर क्या होता है। बस ये दोनों चीज़ों का आपको अगर थोड़ा सा भी हिंट है, ये आंसर आसानी से हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसा बड़ा सा भयानक डायग्राम देख के सोचते हैं अरे मैं ये कर ही नहीं पाऊंगी, कर नहीं पाऊंगा, पढ़ के टाइम क्या वेस्ट करना, आगे बढ़ जाओ। लेकिन क्या होता है, आसानी से ऐसी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको प्रमोटर क्या है जानना जरूरी है और रेगुलेटर जीन क्या है जानना जरूरी है, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। देखिए क्या लिखा है, डिलीशन एनालिसिस ऑफ ए प्रमोटर रीजन ऑफ ए जीन वॉज कैरिड आउट टू आइडेंटिफाई द रेगुलेटर एलिमेंट्स इन इट। तो देखिए ये हमारा जीन है यहाँ पे, और इसमें इसका डिलीशन एनालिसिस किया गया है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जो लंबा जीन है हमारा, इसमें उसका रेगुलेटर रीजन क्या है। तो यहाँ पे जो ये बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस दिखाए गए हैं डिलीटेड रीजन। तो डिलीटेड रीजन ये बस दिमाग में अभी बिठाना है कि ये जो बॉक्सेस है ये डिलीटेड रीजन दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। देखिए, द रीजन बिटवीन -100 एंड -50 हाउसेस ए पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट। मतलब -100 से -50 में हम आते हैं। देखिए ये वाला रीजन ये बोल रहा है कि पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट। रेगुलेटरी एलिमेंट क्या करता है कि रेगुलेटरी एलिमेंट के साथ में रेगुलेटरी एलिमेंट क्या करता है, उस जीन के साथ में ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देता है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन का रेट बढ़ा देता है। और अगर उसके साथ रिप्रेसर बाइंड कर जाएगा तो उसका ट्रांसक्रिप्शन रेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो पॉजिटिव इफेक्ट है मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन रेट को बढ़ाएगा, बस इतना ही। तो देखिए यहाँ पे ये जीन है और यहाँ पे ये एक्टिविटी रेट दिखाई गई है, बस ये नंबर्स है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे तो ये जीन में -100 से -50 बोल रहा है पॉजिटिव सीक्वेंस है कि नहीं, वो देखते हैं। देखिए जब ये जीन कंप्लीट था तो एक्टिविटी थी 100। ठीक है, अब देखिए -300 से -250 वाला रीजन कट कर गया है, ये वाला कट कर दिया है, तो एक्टिविटी देखिए 100 हो गई है। उसके बाद देखिए 200 से 300 कट कर दिया गया है तो एक्टिविटी 175 हो गई है। उसी तरह से 150 से 250 कट कर दिया गया है तो भी एक्टिविटी सेम है। उसके बाद देखिए ये ब्लैक बॉक्स किसके बीच में है, -100 से -200 एक्टिविटी 50 है। उसके बाद यहाँ देखिए -50 से -150 एक्टिविटी तब भी 50 है। अब है हमारा 0 से -100 और एक्टिविटी 0 है। तो यहाँ पे ये बॉक्सेस, ये बात ध्यान रखना है कि डिलीटेड रीजन दिखा रहा है। ठीक है, तो आप देखते हैं ऑप्शंस चेक करते हैं। -100 से -50 हाउसेस अ पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट। तो -100 से -50 चेक करते हैं। अगर ये रीजन पॉजिटिव होता तो देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला पूरा जीन है तो एक्टिविटी 100 है और ये वाला रीजन कट कर दिया गया है, ये वाला रीजन। ठीक है, तो भी एक्टिविटी 100 है। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये रीजन के कट हो जाने से, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये रीजन के कट हो जाने से यहाँ पे एक्टिविटी देखिए 50 हो गई है ना। तो यहाँ पे -100 से वही प्रॉब्लम हो रही थी। द रीजन बिटवीन -100 एंड -50, सॉरी मैं 100 से 150 कर रही थी। ओके, -100 से -50, एक सेकेंड, सॉरी ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे। -100 से एक्चुअली में -100 से, ओके लेट्स स्टार्ट। तो देखिए -100 से -150, एक सेकेंड, कहाँ गया मेरा पेन। ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि -100 से -50 ये वाला रीजन पॉजिटिव है, ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला रीजन है इतना में, है ना, तो 100 है। यहाँ पे भी है तो भी 100 है। देखिए यहाँ पर है तो 175 है, यहाँ पर भी है तो 175 है, यहाँ पर भी है 150 है, यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया गया है तो भी 50 है। तो मतलब देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है तो भी 50 है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ पर देखिए ये डिलीट है ना, ये ब्लैक वाला रीजन, ये ब्लैक रीजन का मतलब क्या है, डिलीटेड रीजन है इतना देर में 100 से 50 में। तो देखिए यहाँ पे है ये रीजन लेकिन यहाँ पे डिलीट कर दिया गया, फिर भी एक्टिविटी सेम है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है हमारा, है ना। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन, द रीजन बिटवीन -200 एंड 250। अब देखते हैं -200 एंड 250 के बीच में ये वाला रीजन, ये बोल रहा है नेगेटिव। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है तो एक्टिविटी 100 है, यहाँ पर है तो एक्टिविटी 100 है।
देखिए यहाँ पे ये कट कर दिया गया है ना, तो एक्टिविटी 175 हो गई है। देखिए फिर यहाँ पे कट कर दिया गया है तो भी एक्टिविटी 175 है ना। मतलब क्या है कि जरूर ये वाला रीजन कुछ नेगेटिव इफेक्ट कर रहा था यहाँ पर, जिसे कट कर देने की वजह से अचानक से हमारी एक्टिविटी बढ़ गई। तो ये हो सकता है हमारा करेक्ट हो, है ना। देन थर्ड, द रीजन बिटवीन 150 एंड 200, यहाँ पे 150 एंड 200 हाउसेस ए पॉजिटिव रेगुलेटरी जीन। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये है तो 100 है, यहाँ पर है तो भी 100 है, यहाँ पर है तो 175 है, यहाँ पे कट कर दिया गया है तो भी 175 है। मतलब क्या है, ये पॉजिटिव नहीं है। अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ पे कट करने के बाद भी 175 कभी नहीं रहता। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो ये वाला ऑप्शन ही आंसर हो सकता है, क्योंकि देखिए 200 से 225 जैसे कट किया कि तुरंत एक्टिविटी 100 से 175 चली गई और वो मेंटेन रही 2 स्टेप्स में। तो यहाँ पे सिंपल है, आंसर बी है। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जानना क्या था, खाली यही जानना था कि रेगुलेटरी रीजन क्या होता है। रेगुलेटरी रीजन में अगर रिप्रेसर बाइंड कर जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, तो वो नेगेटिव रेगुलेटरी रीजन हो जाएगा। और अगर उसमें एक्टिवेटर बाइंड कर जाएगा तो वो ट्रांसक्रिप्शन रेट को बढ़ा देगा, तो वो पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट हो जाएगा। यही आइडिया खाली चाहिए था ट्रांसक्रिप्शन का। तो अगर आपने कभी ट्रांसक्रिप्शन एक बार ध्यान से पढ़ा भी होगा तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। क्लियर हुआ? कोई मुझे कमेंट में बता सकता है कि क्लियर हुआ, या मैं इसे फिर से समझाऊं? कोई कमेंट कर सकता है क्लियर हुआ ये चीज़, ये क्वेश्चन क्लियर हुई आपकी? देखिए क्या होता है, रेगुलेटरी रीजन जो होता है, रेगुलेटरी रीजन उसके साथ अगर प्रमोटर बाइंड कर जाए तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, अगर रिप्रेसर बाइंड कर जाए तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। बस यही कॉन्सेप्ट ट्रांसक्रिप्शन का हमें चाहिए। तो आई थिंक ये समझ में आ गया है आप लोगों को। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं। श्योर ये सबको समझ में आ गया? ओके प्रियंका राय, थैंक यू। देखिए इसी तरह से आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कभी कभी ऐसी चीजें भी लगानी पड़ती हैं ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू प्रियंका राय। ओके, एक और क्वेश्चन है दिसंबर 2019 का ही, जो हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम है, ये देखिए, इसे ये बाई डायरेक्शनल रेप्लीकेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ रेप्लीकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आप देखिए एक बार। अच्छा, रेप्लीकेशन जो ट्रांसक्रिप्शन में होता है, सॉरी रेप्लीकेशन जो प्रोकैरियोट में होता है, ये क्योंकि बता रहा है बाई डायरेक्शनल सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में यूनिडायरेक्शनल होता है। तो प्रोकैरियोट का हम सर्कुलर जीनोम उसका ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये समझ लीजिए, यहाँ पर है हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, यहाँ पे मेल्टिंग होगी और फिर एक बबल जैसा फॉर्म होगा और इनिशिएशन स्टार्ट होगा, है ना। देखिए मैंने इस तरह से होता है रेप्लीकेशन, ठीक है। तो ये क्योंकि सर्कुलर है तो इसमें 5 प्राइम से 3 प्राइम नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर हम इतने सेक्शन को काट के बाहर कर लेते हैं, ठीक है, ये निकाल दिया मैंने। ओके, यहाँ पे मेल्टिंग हुई है, ये वाला रीजन मेल्टिंग हुई है, तो यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा दोनों स्ट्रैंड के लिए। एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा। ये होता है प्रोकैरियोट का रेप्लिकेशन, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मैं ये पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ हो रहा है। ये एरिया में मेल्टिंग हुई है, तो ये दोनों तरफ हो रहा है, इसलिए मैं इस रीजन को अलग करके यहाँ ले आई। एंड बाई डायरेक्शनल है, इसलिए बीच में डॉटेड लाइन इन्होंने बना दिया है। तो देखिए ये वाला जो डायग्राम है वही तो ये भी है। अब इसमें 5 प्राइम 3 प्राइम हम लिख सकते हैं क्योंकि मैंने काट के अलग कर दिया है। तो हमारे डायग्राम के हिसाब से 5 प्राइम ये है, 3 प्राइम ये है, और ये है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है। ओके देखिए, अगर ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, और ये वाला इस डायरेक्शन में जो रेप्लिकेशन हो रहा है उसका डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग, स्ट्रैंड ओपनिंग इस डायरेक्शन में, इसका स्ट्रैंड ओपनिंग इस डायरेक्शन में। तो ओपनिंग ऑफ द स्ट्रैंड यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इस तरफ हो रहा है ना। तो यहाँ पे वही लिख लेते हैं, इस तरफ ओपन हो रहा है, इस तरफ ओपन हो रहा है। हमारा डबल हेलिक्स ओपन होगा तभी ना रेप्लिकेशन होगा। तो ये इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, तो हमारा ये अपर स्ट्रैंड है 3 प्राइम, अगर ये है तो ये 5 प्राइम हम एज्यूम कर सकते हैं। ये 5 प्राइम है तो इसको 3 प्राइम ले सकते हैं। ये 5 प्राइम है तो ये एंड 3 प्राइम है।
ये 3 प्राइम है तो ये एंड 5 प्राइम है ना। तो ये डायरेक्शन अगर ओपनिंग है तो इसमें 3 प्राइम से 5 प्राइम में कंटिन्यूस सिंथेसिस होगा, तो हमारा प्राइमर यहाँ लगेगा और यहाँ से सिंथेसिस होगी कंटिन्यूसली स्ट्रैंड ओपनिंग के डायरेक्शन में। मतलब ये वाला जो है ये कंटिन्यूस सिंथेसिस इस स्ट्रैंड में होगा। ऊपर वाले स्ट्रैंड में क्योंकि स्ट्रैंड ओपन समझ लीजिए इतना दूर हुआ था पहली बार में, तो प्राइमर यहाँ लगेगा और सिंथेसिस इस डायरेक्शन में होगी, है ना। तो ये हो गया हमारा लीडिंग स्ट्रैंड, ये हो गया हमारा लैगिंग स्ट्रैंड। अब इस तरफ देख लेते हैं, नेक्स्ट दूसरे तरफ देख लेते हैं। तो दूसरे तरफ में देखिए ये जो अपर स्ट्रैंड है ये डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग ये है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग ये है। तो इस वाले में सिंथेसिस जो होगा वहाँ पे यहाँ पे प्राइमर लगेगा और यहाँ पर सिंथेसिस होगा, और ये वाले में यहाँ पे प्राइमर लगेगा और यहाँ पे सिंथेसिस होगा, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग में ये वाले स्ट्रैंड का सिंथेसिस डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग के साथ जा रहा है और इस साइड में डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग के साथ इस स्ट्रैंड का सिंथेसिस जा रहा है। बस इतना ही हमको ध्यान देना है, ये डायग्राम को देख के इतना हमको दिमाग में लाना है। अब उसके बाद हम ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले देखिए ऑन द राइट साइड ऑफ द डॉटेड लाइन, मतलब किस तरफ, इस तरफ, मतलब किस तरफ, इस तरफ, है ना। On the right side of the dotted line, leading strand synthesis occurs using the upper strand as the template. देखिए इन दोनों में लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, ये वाला है ना। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ऑन द राइट साइड ऑफ द डॉटेड लाइन लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस ऑकर्स यूजिंग द अपर स्ट्रैंड एज द टेम्पलेट। यहाँ पे हमारा तो लोअर स्ट्रैंड एज द टेम्पलेट हो रहा है क्योंकि लोअर स्ट्रैंड से ही लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है, तो ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द डॉटेड लाइन, फिर से थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। ओके, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक्चुअली नीचे आज थोड़ा सा फंक्शन चल रहा है तो इसलिए। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया। देन सेकेंड देखिए ऑन द राइट साइड ऑफ द डॉटेड लाइन लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस ऑकर्स यूजिंग द लोअर स्ट्रैंड एज द टेम्पलेट। तो ये सही है क्योंकि ये हमारा ना लीडिंग स्ट्रैंड था, ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड, तो ये वाला सही है। देन नेक्स्ट देखिए ए लाइगेस डेफिशिएंट म्यूटेंट। लाइगेस कब काम आता है, जब हमारा जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें क्या होता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं, उन्हें लाइगेस को यूज करके हम स्टिक कर सकते हैं, फिर उसका रिपेयर होता है ना। तो अगर जो स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड बनाएगा वहां पे हमें लाइगेस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए लाइगेस डेफिशिएंट म्यूटेंट वुड अफेक्ट रेप्लिकेशन ऑफ द अपर स्ट्रैंड ऑन द लेफ्ट साइड। तो हम लेफ्ट साइड में देखते हैं लैगिंग स्ट्रैंड कहाँ है, लीडिंग स्ट्रैंड कहाँ है। देखिए लेफ्ट साइड में हमारा लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा था, ये वाला, लैगिंग स्ट्रैंड ये वाला था। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए ए लाइगेस डेफिशिएंट म्यूटेंट वुड अफेक्ट रेप्लिकेशन ऑफ द अपर स्ट्रैंड। तो ये तो अपर स्ट्रैंड हमारे लीडिंग था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लाइगेस से। लाइगेस की जरूरत होगी किसमें ज्यादा, नीचे वाले के लिए। तो ए लाइगेस डेफिशिएंट म्यूटेंट वुड अफेक्ट रेप्लिकेशन ऑफ द लोअर स्ट्रैंड। तो हमारा आंसर सही कौन कौन सा हो गया, बी एंड डी। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, बी एंड डी। तो देखिए इस तरह से सेक्शन सी में बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, बस हमें डराने के लिए वो ऐसा होता है, प्लस हमें बहुत कम सॉल्व करना है, ये भी याद रखना है। तो अब मेरे हिसाब से मैंने क्लियर किया है। किसी को अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया या फिर से मैं समझाऊं तो चाहते हैं कि आप मैं फिर से समझाऊं या ठीक है, आप लोगों को समझ में आया ये डायग्राम या मैं फिर से समझाऊं। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे 5 प्राइम ले लेंगे, यहाँ पे 3 प्राइम ले लेंगे, यहाँ पे 3 प्राइम ले लेंगे, यहाँ पे 5 प्राइम ले लेंगे, है ना। तो स्ट्रैंड ओपनिंग इस तरफ भी होगी और इस तरफ भी होगी। इस तरफ अगर स्ट्रैंड ओपनिंग होगी तो ये लोअर स्ट्रैंड, अगर इस तरफ स्ट्रैंड ओपनिंग होगी तो ये लोअर स्ट्रैंड का सिंथेसिस ये वाला, ठीक है, ये लीडिंग हो गया। और इस स्ट्रैंड में अगर है तो ये लीडिंग हो गया। तो हमारा ये लीडिंग है और ये लीडिंग है, बस इतना ही पहचानना है। बाकी सारे आप ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ या आप लोगों को समझ में आ गया है? प्लीज़ कोई मुझे थम्स अप दे दीजिए जिससे मैं समझूं कि आप लोगों को समझ में आ गया। समझ में आ गया किसी को ये वाला, ये किसी को डाउट है? ओके, लेट्स प्रोसीड।
तो इस तरह से सेक्शन सी में क्वेश्चंस जो है वो आसान है, हमें बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करना है, यूज करना है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सेक्शन सी में लाना है, यही बात ध्यान रखना है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सेक्शन सी में सब आंसर नहीं करना है। थर्ड पॉइंट, अब जितने आंसर करने हैं, जितना लिमिट है 25, उसको भी आपको कंप्लीट नहीं करना है, उसमें से भी आप बहुत सारा छोड़ सकते हैं, क्योंकि जितना करना है उतना सही करना है, ये दिमाग में लेके जाना है। तो सेक्शन सी को हमें स्ट्रांग बनाना है, ये मोटिव होना चाहिए CSI नेट लाइफ साइंस के लिए। अब एट द एंड मैं यही बोलूँगी कि आप एक अच्छा सा शेड्यूल बनाइए डे का, पूरा डे का, जिसमें कि आपका डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप मॉर्निंग में करें, मैं ये आपको सजेस्ट करती हूँ 2 मिनट्स के लिए। उसके बाद कुछ मेडिटेशन कीजिए, भले 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, ज़रूरी है। वॉकिंग कीजिए। फिर जब भी कुछ नेगेटिव थिंकिंग आए दिमाग में, जैसे कि मेरा नेगेटिव थिंकिंग आ गया है कि अरे यार मुझसे सेक्शन सी के क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं, तो आप उसी वक्त में खुद को रोकिए, खुद के थॉट को रोकिए, खुद ही उस वक्त 3 बार बोल दीजिए स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इससे क्या होगा, वो थॉट प्रोसेस आपके आगे नहीं बढ़ेगी। ये मैंने बहुत यूज़ किया है मेरी लाइफ में और मुझे बहुत काम में आया है कि अगर कोई सी भी नेगेटिव थिंकिंग आ गई, तो नेगेटिव थिंकिंग जैसे आ गई कि उसको उसी वक्त रोकने के लिए आप यूज़ कर दीजिए 3 वर्ड्स, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अगर आप यूज़ कर देंगे ये 3 वर्ड्स, तो उसी वक्त ही वो नेगेटिव थिंकिंग रुक जाएगी और उस नेगेटिव थॉट को आप रिप्लेस कर दीजिए 3 पॉजिटिव थॉट से। 3 पॉजिटिव थॉट्स आप ले आएंगे, उसी वक्त ही आपकी मेंटल फ्रेम चेंज हो जाएगी एंड इट विल हेल्प यू ऑल टू फोकस ऑन योर स्टडीज। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, हम 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। मैं आज तक अभी तक जो बोल रही हूँ आप लोग को समझ में आया है? वो जो भी आपका डर है CSI नेट लाइफ साइंस के लिए, पहले वो डर निकालिए, फिर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, लेट्स प्रोसीड। तो आप अपना जो डेली लाइफ का शेड्यूल है उसमें मॉर्निंग आवर्स में 2 मिनट्स के लिए कि 5 मिनट्स के लिए डीप ब्रीदिंग कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, 2 मिनट के लिए ही सही, 5 मिनट के लिए मैक्सिमम कर सकते हैं। थोड़ा सा वॉक कीजिए मॉर्निंग एंड इवनिंग, ताकि आप दिन भर जो पढ़ रहे हैं उससे बॉडी आपकी टायर्ड ना हो, ब्रेन भी थोड़ा एक्टिव हो। देन सबसे जो मैं अपनी लाइफ में बहुत यूज़ करती हूँ वो ये है कि आपको अगर कोई नेगेटिव थिंकिंग आ गई है, जैसे मेरे को नेगेटिव थिंकिंग आ गई कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगी इस बार, या ये क्वेश्चंस मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं, उसी वक्त ही मैं एक थॉट लेके आती हूँ स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मैं अपने माइंड में बोलती हूँ स्टॉप दिस, तो मेरा माइंड उसी वक्त ही उस नेगेटिव थिंकिंग पे रुक जाता है और फिर उसी वक्त ही 3 पॉजिटिव थिंग्स ले आइए आप अपने दिमाग में और मेंटल फ्रेम को चेंज कीजिए और प्रोसीड कीजिए अपनी पढ़ाई में। ओके, नेक्स्ट, अगर ये मैंने बात कर लिया है, अगर आप सेक्शन ए में इतने अच्छे नहीं हैं तो आप दूसरे सेक्शंस पे ध्यान दीजिए, स्पेशली सेक्शन सी। देन एक टाइम टेबल बनाइए। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए दिया है एक मॉडल टाइम टेबल, जिसमें मैं ये बताई हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं DNA स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, मतलब DNA स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको पिकअप किया है एज योर फर्स्ट टॉपिक, एंड क्रोमैटिन मॉडलिंग, रीमॉडलिंग, हिस्टोन पैकेज, हिस्टोन प्रोटीन्स, एंड हाउ क्रोमोसोम्स आर, DNA इज पैकेज्ड, ये वाला। देन रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। फॉर एग्जाम्पल ये आपके टॉपिक्स हैं, आप इन्हें पढ़ रहे हैं तो आप इसे मंडे को स्टार्ट कीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन में जो टेक्निक्स मैंने बताई, वीडियो देख के पढ़िए या पढ़ के वीडियो देखिए। देन एक स्मॉल कॉपी बनाइए जिसमें कि आप सारा पॉइंट्स को लिखते जा रहे हैं। देन कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन से पार्ट को पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेनिंजे से किस किस पैराग्राफ को पढ़ना है वो वीडियो में बताया जाएगा, नहीं तो आप पता कीजिए कि वो वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा। उस वीडियो में अगर किसी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, आपका टाइम है कि आप वो पैराग्राफ को खोल के पढ़िए, नहीं आपके पास टाइम है, पेशेंस है, पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़िए। देन ये 4 दिन को इन टेक्निक्स को यूज़ करके आप ये टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। देन फ्राइडे को आप रखिए एक वीक में जो भी आप पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। इससे आपको बहुत आइडिया आ जाएगा कि आप किस जगह तक पहुँचे हैं। देन हर सैटरडे को आप रिवाइज कर सकते हैं प्रीवियस 3 वीक्स का सारा चीज़, क्योंकि रिवीजन इज़ द की। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे जो आप पढ़ रहे हैं तो आप वो भूल जाएंगे। तो सैटरडेज को पिछले 3 हफ्तों से आप जो पढ़ रहे हैं उसे एक बार देख लीजिए। फर्स्ट तो फ्रेश जो उस वीक में पढ़ा है, उसके पिछले वाला वीक, उसके पिछले वाला वीक। रिवाइज कंटिन्यूसली ज़रूरी है, जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए। और हर संडे को आप एक मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, मतलब आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो आप फिर से संडे को रिवाइज ही कीजिए,
फिर नेक्स्ट वीक से आप नया टॉपिक स्टार्ट कीजिए। इस तरह से वीकली आप एक प्लान कर सकते हैं। मैंने एक मॉडल टाइम टेबल आपको दिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है कि रिवीजन इज द की। तो इस तरह से हम एंड पे आते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हमने बात की किस तरह से हम CSI नेट को ट्रैक करने का प्लान कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स लेना है, क्या क्या ध्यान देना है, और कैसे हम खुद को बिना डरे इस चीज़ को फेस करने के लिए रेडी कर सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे, मैंने फॉलो किया है, आपको सक्सेस मिलेगा। आज शाम को 5 बजे हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, हर चैप्टर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट एरियाज के बारे में बात करेंगे। एक पैटर्न डेवलप करेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा अपना प्लान करने के लिए, जो कि मेरा पहला स्टेप था, प्लानिंग। तो प्लानिंग आपका पहला स्टेप होना चाहिए। ये सारे स्लाइड्स थे मेरे। प्लानिंग हमारा पहला स्टेप होना चाहिए, वो आज शाम को हम करेंगे। कंसिस्टेंसी आप डेवलप कीजिए अपने पॉजिटिव थिंकिंग से। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क आप कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया। स्मॉल कॉपी बना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, बार बार चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क गाइडेंस के लिए मैं हूँ, और भी बहुत एजुकेटर्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे, और आपके टीचर्स खुद, और आप खुद अपने आप को गाइड कर सकते हैं। तो विद दिस आई वुड लाइक टू सम अप एंड क्लोज टूडेज सेशन। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू गुड एंड थिंक गुड। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। इस कोविड सिचुएशन में थोड़ा हेल्पफुल अपना नेचर को बढ़ाइए। जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उन्हें फीड कीजिए। डॉग्स या काऊ जिन्हें आजकल खाने को नहीं मिलता है क्योंकि लॉकडाउन है, उन्हें उनका थोड़ा ध्यान रखिए। जो सब्जी आप जहाँ से लेते हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो इतना अपना ख्याल नहीं रख सकते लॉकडाउन की वजह से, या जो मांग के खाते थे, आप उनकी थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। बहुत गर्मी है, पक्षियों को पानी दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं। आज ये 3 दिमाग में रखिए कि मुझे अभी से ये तीनों पे भी ध्यान देना है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें करेंगे तो वो आपको इन जनरल हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में। विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज टूडेज सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपको जो भी और डाउट होगा आज शाम को बात करेंगे, आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।